हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है, जो 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करती है। यह जो सीरीज है यूपीपीएससी RO यूपीपीएससी और आपके अन्य एग्जाम को टारगेट करके यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपके इस श्रृंखला से मतलब कि दृष्टि 2024 से आपके 35 से 40 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से ये मैगज़ीन इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस मैगज़ीन के अंतर्गत अभी तक हमने इसके पॉलिटी मतलब कि राजनीतिक परिदृश्य को कंप्लीट किया, एक पार्ट एक के अंतर्गत। दूसरा कंप्लीट किया हुआ है इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। और आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है वह है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में पढ़ेंगे केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बैंकिंग, कृषि, उद्योग, विदेशी क्षेत्र, विश्व अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों इसमें समाहित रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जिसमें ये आर्थिकी परिदृश्य जो आपकी देश विदेश की आर्थिक महत्व की घटनाओं तथा आर्थिक संगठनों से संबंधित दृष्टिपात इसके अंतर्गत किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है राजकोषीय घटनाक्रम। चलिए तो शुरू करते हैं। राजकोषीय घटनाक्रम के अंतर्गत आपका पहला टॉपिक आता है राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, जो कि 2023-24 में आए हुए हैं। इसके संदर्भ में 5 जनवरी 2023 को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। वर्ष 2023-24 में फर्स्ट एई में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है, जबकि 2022-23 में यह 7.2% थी। तो मतलब 0.1% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के फर्स्ट एई में सकल मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर 6.9%, जो कि अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह जो वृद्धि दर है वह 7% अनुमानित की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्थिर 2011 से 12 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,04,550 रुपये अनुमानित है, जबकि 2022-23 में 98,374 रुपये अनुमानित की गई है। अब आता है कि चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद दर वर्ष 2023-24 के लिए 296.58 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई हो और गत वर्ष 2022-23 के 272.41 लाख करोड़ के लिए लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.9% की वृद्धि को प्रदर्शित कर दी गई है और 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में फर्स्ट चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये में अनुमानित की गई है और इसमें 2022-23 के लिए इतने रुपए को इसको अनुमानित किया गया है। तो इसके अंतर्गत यह आपकी राजकोषीय आय के संदर्भ में इसको बताया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक 16वें वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में, जो कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया होंगे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को बनाया जाएगा। अरविंद पनगड़िया जी के बारे में जाने तो इनको वर्ष 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं। तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है और ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। ऋत्विक रंजनम पांडेय को 16वें वित्त आयोग के सचिव नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के निम्नलिखित विषयों के संबंध में कुछ सिफारिशें दी गई हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है आपका कि संघों एवं राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण, जो कि संविधान की अध्याय 1 भाग 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है और ऐसी आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटित किया जाएगा। वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उस अनुच्छेद के खंड 1 के परंतु की से विनिर्दिष्ट प्रायोजनों से भिन्न अन्य प्रायोजनों के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान उनके राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं।
राज्य के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों नगरपालिकाओं के संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि से वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय है। 16वें वित्त आयोग का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन्हें उचित सिफारिशें दे कर सकता है। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए आच्छादित करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट को उपलब्ध कराएगा। तो ये 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में फुल डिटेल है। अब आता है कि भारत का विदेशी ऋण के संदर्भ में। भारत का विदेशी ऋण सितंबर के अंत में 2023 के संदर्भ में दिखाया गया है कि 29 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार सितंबर से अक्टूबर 2023 में भारत का विदेशी ऋण 635.3 बिलियन डॉलर रहा, जो जून अंत में 2023 की तुलना में 6.4 बिलियन डॉलर से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशी ऋण का अनुपात सितंबर के अंत में 2023 में थोड़ा बढ़कर 18.61% हुआ था और जून के अंत में यह 2023 में 18.58% हुआ था। सितंबर के अंत में 2023 में भारत के विदेशी ऋण की जो सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की, जो कि 54.7% रही, और 32.9% की हिस्सेदारी के साथ बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है। अब आता है भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर के बारे में। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है और इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग करके किया गया है। तो ये जो आपको डिटेल दी गई है वह भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये डिटेल को दिया गया है, जो केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया और यह कहाँ पर होगा? यह बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019 से 20 के अंतर्गत 25 अप्रैल 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2019 से 20 के अनुमान जारी किए गए। 2019 से 20 के लिए जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस श्रृंखला का 7वां संस्करण है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली केंद्र के द्वारा तैयार किया जाता है। जारी अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014 से 15 में 62.6% से घटकर 2019-20 में 47.07% रह गई है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य की हिस्सेदारी जो 2014-15 में 1.13% से बढ़कर 1.35% इसकी हो गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी व्यय का जो हिस्सा है वह वर्ष 2014-15 में 29% से बढ़कर 41.4% हो गया, जो कि 2019-20 के अकॉर्डिंग, और 2019-20 के लिए देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में 6,55,822 करोड़ रुपए की, जो कि GDP में 3.27% और 4,863 रुपये की वृद्धि होने का अनुमान बताया गया। अब आता है कि विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार नीति 2023 घोषित की गई है। इस नीति के तहत वर्ष 2023 में भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। विदेशी व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की क्षमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है और इस नीति का फोकस स्कोमेट, जो कि स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मदों जैसे ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों एवं जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी होता है। नई नीति को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों और स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 अन्य शहर आते हैं, जिसमें फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में कि 29 मार्च 2023 को लोकसभा द्वारा 3 अप्रैल 2023 में राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया।
11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति दी गई है। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि यह 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मनोरंजन की आवश्यकता पर होगी। दूसरा आता है कि यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों के दायरे का विस्तार करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का हिस्सा माना जाता है। फिर तीसरा आता है कि वर्तमान में समान व्यवहार में लगे उद्यमियों तथा व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जाता है, और यह अधिनियम इसका विस्तार करते हुए इसमें उद्योगों व्यक्तियों को भी शामिल करता है जो समान व्यवसाय के लिए संलग्न नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका पीएम मित्र पार्क के बारे में कि 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने की स्थलों की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आता है कि ये पार्क कौन कौन से, इनके बारे में जानते हैं कि ये पार्क जो है वह बिरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कालाबुरागी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से यह प्रेरित है, जिसमें 5F का तात्पर्य होता है फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। तो ये 5F विजन पर प्रेरित है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में शिक्षित ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड स्थलों पर 7 पीएम पार्कों की स्थापना की जाएगी, और इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया। अब आता है आपका केंद्रीय बजट 2023-24। वैसे केंद्रीय बजट आपका 1 फरवरी को फिर से जो कि 2024-25 का प्रस्तावित पेश किया जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम 11 फरवरी को है, तो आपको इसी बजट से ही क्वेश्चन आएंगे। तो बजट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, मतलब कि इसके बारे में देखते हैं कि 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री द्वारा निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत 45.3 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। 21वीं सदी के नए दशक का यह तीसरा और अमृतकाल का पहला आम बजट है, और इस बजट का जो लक्ष्य है वह समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना है। अब आता है बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। उन घोषणाओं के बारे में जान लेते हैं कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख हो गई, और साथ ही 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है, जो कि विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट की प्राथमिकताओं के बारे में देखा जाए तो प्रस्तुत बजट में 7 प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया था, जो कि एक दूसरे के संपूर्ण तथा अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करेंगे। जिसके अंतर्गत आपकी पहली प्राथमिकता आती है समावेशी विकास का होना। समावेशी विकास के अंतर्गत निम्नलिखित को समाहित किया गया है, जिसमें आता है कृषि वर्धक निधि, जो कि युवा उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सकें। इस हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों को नवोन्मेषी तथा किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। अब आता है आपका दूसरा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जो कि 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय में आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। अब आता है इसके अंतर्गत कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश तथा दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश बन गया है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान द्वारा हैदराबाद को उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, और मत्स्य पालन के क्षेत्र में इसके 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। अब आता है आपका कि स्वास्थ्य और शिक्षा का इसमें व्यय बताया गया कि किस तरीके से इसमें वृद्धि को दर्शाता है, जो कि जीडीपी का परसेंट है, जिसमें स्वास्थ्य में जो आपका 2019 में था वो 1.4% था और 2023 में 2.1 रहा है। शिक्षा में देखा जाए तो यह आपका 2.8 था 2019 में और 2023 में 2.9 था। अब प्राथमिकता आती है सेकंड, जो कि अंतिम छोर पर पहुंचना। अंतिम छोर पर पहुंचने के अंतर्गत आता है कि आकांक्षी जिलों ब्लॉक कार्यक्रम, जिसमें 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने हेतु शुरू किया जाएगा।
प्राथमिकता थर्ड आती है जो कि अवसंरचना और निवेश से संबंधित होती है, जिसमें पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ रुपए के द्वारा किया जाता है, जिसमें जीडीपी का 3.3% होता है और 2019 से 20 के परिव्यय में लगभग 3 गुना अधिक होता है। रेलवे के संदर्भ में कि रेलवे हेतु 2.40 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है, जो कि पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है और 2023-24 के परिव्यय की तुलना में यह 9 गुना परिव्यय हो गया है। शहरी अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। अब आती है आपकी प्राथमिकता 4th नंबर की, जो कि सक्षमता को सामने लाने के संदर्भ में। इसमें पहली आती है मिशन कर्मयोगी का होना, कि मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और कार्यान्वित किया जा रहा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आई गॉट कर्मयोगी नामक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया और राष्ट्रीय डेटा शासन नीति चलाई गई है। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को बढ़ावा देने और उनके आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक IIT 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास प्रदान किया जाता है। अब आती है आपकी प्राथमिकता 5th नंबर की, जिसके अंतर्गत आता है हरित विकास। प्राथमिकता द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन की गति देने हेतु लाइफ अथवा पर्यावरण के प्रति जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत आपको PM प्रमाण के अंतर्गत देखा जाए प्रणाम के अंतर्गत कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार और इसके प्रति जागरूकता पोषण सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम PM प्रोग्राम फॉर रिसोर्टेशन अवेयरनेस नर्सिमेंट एंड द एमिलियरेशन और मदर अर्थ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु इसे प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। तो ये PM प्रणाम के अंतर्गत आता है। अब आती है आपकी गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम वह स्कीम है, इसका पहले नंबर तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन होता है, जिसे गोवर्धन के नाम से जाना जाता है। यह स्कीम 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा और इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस या CBG संयंत्र शामिल होंगे, जिनकी कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। अब आती है आपकी नेक्स्ट योजना मिष्टी के बारे में। मिष्टी जो आपकी है वह मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम से संबंधित है। इस स्कीम के संदर्भ में जाने कि यह वनारोपण में भारत की मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिकता 6वीं जो आपकी आती है वह आती है युवा शक्ति से रिलेटेड। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का प्रारंभ किया जाएगा। प्राथमिकता 7 के अंतर्गत आती है वित्तीय क्षेत्र का होना, जिसमें पहली आती है कि वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने हेतु एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। दूसरा आता है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डेटा संसाधन डेटा स्थापित किया जाएगा। तीसरा आता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत में इसके मार्च 2025 तक के 2 वर्षों की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना उपलब्ध महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2022-23 के लिए 23-24 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान है 45.03 लाख करोड़ का किया गया था, और जिसका अर्थ होता है कि सरकार के द्वारा कुल 45.03 करोड़ रुपए की प्राप्ति और इनकी राशि का व्यय किया गया है। अब आता है कर के बारे में कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के आयकर का भुगतान नहीं करते। अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा और वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए के शुरू होते ही 6 आय कर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आय कर व्यवस्था शुरू की जाएगी। वर्तमान में जो स्लैबों की संख्या है वह घटकर 5 करते हुए इसमें कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में बदलने का प्रस्ताव किया है, जिसके अंतर्गत आपकी कई नई कर दरें हैं
जिसमें आता है कि आपका 3 लाख तक जो आपको कर देय होगा वह शून्य होगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5 लाख होगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10 होगा। 9 लाख से 12 लाख तक 15 और 12 लाख से 15 लाख तक 20 और 15 लाख से अधिक के लिए 30% का यह कर देय होगा। अब आता है वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्ग के लिए मानक कटौती लाभ की नई कर व्यवस्था का भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया। देश की अधिकतम कर दर जो है वह 42.74% है और यह विश्व की सबसे अधिक कर दरों में से एक है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अंतर्गत यह जो कर है वह 39% का हो जाएगा। अब आता है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों में जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटों के अनुमानित किया जाएगा, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। और वर्ष 2023-24 के अनुसार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे में 4.5% से नीचे का लक्ष्य रखा गया है और राज्यों के लिए यह ब्याज मुक्त ऋण होगा। बजट 2023-24 में सर्वाधिक व्यय वाली मुख्य मदों के अंतर्गत आता है कि ब्याज भुगतान 30% और करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण में 9%, रक्षा व्यय में 8%, सब्सिडी में 7% और पेंशन में 4% आता है। अब आता है आपका बजट 2023-24 में मदों के संदर्भ में कि ऐसी मुख्य मदी जिनमें सरकार का सर्वाधिक प्राप्तियां होगी, जिसमें आता है उधार एवं अन्य देयताएं 34%, वस्तु एवं सेवा 17%, निगम कर 15%, आय कर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% और सीमा शुल्क की 4% आती हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसमें दिया गया है कुल सब्सिडी के बारे में। कुल सब्सिडी के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें संयुक्त के रूप में दी गई है, जिसमें इतना 2022-23 के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर आती है आपकी प्रतिशत में केवल खाद्य एवं उर्वरक के आधार पर। फिर इसमें इतनी कितनी 28.29% की कमी को भी दर्ज किया गया है। खाद्य सब्सिडी जो है वह 48.96% है। उर्वरक सब्सिडी इतनी है, ब्याज सब्सिडी। तो इस तरीके से ये सब्सिडी को दिया गया है। अब आता है बजट अनुमान में देख लेते हैं, जो कि राजस्व में दिया गया था कि 2.9% 2023-24 में था और 2022-23 में इसका 4.1% है। तो इस तरीके से ये बजट अनुमान था, जो कि अभी प्रेजेंट में इसको बजट अनुमान चेंज ही होगा, पूरा बजट ही बदलेगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक एक देख लेते हैं कि 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार रुपये में जो करोड़ की अनुमानित सांकेतिक जीडीपी में 10% की वृद्धि हुई है, इसके अंतर्गत है। अब आता है बजट अनुमान को दिखाया गया है, जो कि 2023-24 में सकल राजस्व में 33.61 करोड़ रुपये का होता है, जिसमें सकल राजस्व के अंतर्गत आता है 11.1% की जीडीपी का, जो कि प्रत्यक्ष कर में 6.0% का और अप्रत्यक्ष कर में 5.1% का होता है। इसी तरीके से इसमें बजट अनुमान दिया गया है कि प्रत्यक्ष कर में 54.25% का और इसमें अप्रत्यक्ष कर में 45.75% का। शीर्ष 3 कर राजस्व दिए गए हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर पर 9.57 लाख करोड़ का, निगम कर पर 9.23, आय कर पर 9.01 लाख करोड़ का अनुमान दिया गया। फिर आती है आपकी बजट अनुमान में प्रमुख योजनाओं, जिसमें किस किस के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया था, जिसमें 22-23 में और 2023-24 के संदर्भ में देखते हैं। जैसे मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, उसे 2022-23 में 89,400 था और अभी जो कि 2023-24 में 6,000 है और अभी आगामी बजट में और कितना होगा वो आपको पता ही चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 33,708 है और 36,785 दिए गए। जल जीवन मिशन में इतना है। इस तरीके से ये व्यय दिए गए हैं कि इसको इतना ही व्यय दिया गया। अब आती है आपकी आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। मौजूदा डॉलर मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारतीय व्यापार के प्रमुख पहलू को देखा जाए तो वर्ष 2019, 2020 और 2021 के संदर्भ में है। निर्यात निष्पादन प्रतिशत को दिखाया गया है, जो विश्व पण्य निर्यात में हिस्सेदारी जैसे 2019 में 1.7, 2020 में 1.6 और 2021 में 1.8 रही है। इस तरीके से ये हिस्सेदारी दिखाई गई है।
विश्व व्यापार में भारत का स्थान देख लें कि पण्य निर्यात में 18वां, 2019-20 के अकॉर्डिंग, और 2020-21 के अकॉर्डिंग जो है 21 है। पण्य आयात में 10 और 14 है। सेवा निर्यात में 8 और 7 आता है। अब जान लेते हैं फसलों के 3 उत्पादक राज्यों और फसलों के सीड्स के 3 उत्पादक और उत्पादन में 2021-22 के उत्पादन मिलियन टन में दिए गए हैं। यही एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा शॉर्ट्स में, या फिर आपको इसका जो मैगजीन जब आपकी कवर हो जाएगी तो इसका एक शॉर्ट नोट्स करके आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हर एक का एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले कुछ डेट, कुछ इंडेक्स, कुछ भी प्रावधान है, कुछ कौन प्रथम द्वितीय तृतीय है, तो इसकी आपको एक सूची बना के दे दी जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी डिटेल में आप इसको देखिए, जिससे आपके माइंड में रहेगा, तभी आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको वो जहाँ भी क्वेश्चन आएगा उस तरीके से तो आप उसकी कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं चावल के उत्पादक में कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पर है। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, और फिर आता है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, और पंजाब तीसरे नंबर पर आता है। फिर आता है आपका गेहूं। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। जहां पर उत्तर प्रदेश का नाम है उसको भी आपको याद करना है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर है। फिर आता है मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। फिर आता है आपका मक्का। मक्का में कर्नाटक पहले नंबर पर, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। फिर इसके बाद आता है कुल मोटे अनाज में कर्नाटक पहले नंबर पर, राजस्थान दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। फिर आता है अरहर एवं तुअर में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, फिर आता है उत्तर प्रदेश आपका तीसरे नंबर पर। कुल दालों में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर राजस्थान का आता है। इसके बाद आता है आपका चना में आपका आता है महाराष्ट्र पहले नंबर पर, फिर आता है मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल खाद्यान्न में कुल उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, फिर पंजाब तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। रेपसीड एवं सरसों में राजस्थान आपका पहले नंबर पर, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। अब और भी अन्न आते हैं, जिसके अंतर्गत आता है सोयाबीन। सोयाबीन जो है इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का स्थान आता है। फिर इसके बाद आता है आपका कुल तिलहन के अंतर्गत राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और गुजरात तीसरे नंबर पर आता है। गन्ना के उत्पादन में जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और कर्नाटक का स्थान आता है। कपास के अंतर्गत जो आपका आता है वह गुजरात आता है। कपास में 170 किलोग्राम की गांठों के मिलियन में दिया गया है, और 180 किलोग्राम की गांठों के मिलियन के अंतर्गत इसको जूट को दिया गया, और 170 किलोग्राम की गांठों के अंतर्गत इसको कपास को दिया गया। जिसमें गुजरात का जो स्थान है वह पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तेलंगाना आता है। फिर आता है आपका जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर, फिर असम आता है, फिर बिहार आता है। तो ये राज्यों का क्रम है जो कि फसल उत्पादन में है, जिसमें शीर्ष 3 राज्य दिए गए, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। फिर आता है आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों के बारे में, जिसमें चीन की भागीदारी जो है वह 15.4% है। फिर दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त अरब अमीरात जो कि 7.3% है। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी हिस्सेदारी 7.1% है। चौथे नंबर पर आता है सऊदी अरब जिसकी हिस्सेदारी 5.6% है। फिर आता है इराक जिसकी हिस्सेदारी 5.2% है। अब आता है निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका की 18.1%, संयुक्त अरब अमीरात की 6.7%, चीन की 5.0%, बांग्लादेश की 3.8%, हांगकांग एवं सिंगापुर की 2.6% हिस्सेदारी आती है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। उत्तर प्रदेश के बजट अनुमान को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वह 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए बजट अनुमान को प्रस्तुत किया गया था, और 6.90 करोड़ रुपए के अतिरिक्त का यह बजट अनुमान $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सधा हुआ एक कदम है, और त्वरित सर्वसमावेशी विकास समर्पित यह बजट अनुमान अब तक का सबसे बड़ा अमृतकाल का पहला बजट है, जिसे केंद्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, और तथा इसमें बजट का 32,721.96 करोड़ की नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। चलिए तो जान लेते हैं बजट की घोषणाओं के बारे में, जिसमें आती है आपकी 2023-24 के अंतर्गत कि देश की GDP में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है और वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई और 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी जो थी वह 14.4% थी और वर्तमान में यह घटकर 4.2% हो गई। लखनऊ को 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन संपन्न किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी के तहत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट में पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आता है। अब आता है आपका दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन एवं एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कृषि निवेशों में किसानों की देय के अनुमान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाले देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। फिर आता है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 से संबंधित तथ्य में कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में 2022-23 में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और यह देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में 12 स्थानों को सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय और राज्यों को अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया। सुदूर ग्रामीण के विकास खंडों और कस्बों को जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस शुरू की गई और उत्तर प्रदेश में मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति 2023 में वर्ष का अनुमान लगाया गया है, जो कि 2024-25, 2025-26 और इस 2027-28 के अकॉर्डिंग दिया गया। अब आता है कृषकों की कृषि भूमि में समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। फिर आता है कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला हथकरघा उद्योग एक विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। फिर आता है आपका वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटेड पॉलिसी 2022 को प्रख्यापित किया गया है। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया और वर्तमान उत्तर प्रदेश में वनावरण तथा वृक्षारोपण में भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% और वर्ष 2030 तक वनावरण तथा वृक्षारोपण में 15% तय करने का लक्ष्य किया गया। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश की अनुपूरक अनुदान की मांग के बारे में, जो कि 2023-24 के संदर्भ में कि 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान मांग का आकार 28,760.67 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखा का 19,046.39 करोड़ और पूंजी लेखा का 97,114.28 करोड़ रहा है। सरकार द्वारा अनुपूरक बजट को विशेष तौर पर किसानों पर केंद्रित किया गया है, जिसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शन को मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों को लंबित बकाया चुकाने हेतु यूपी सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का आकार लगभग 6.9 ट्रिलियन था और वर्तमान अनुपूरक को बजट को शामिल करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट का आकार 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों में सकल घरेलू राज्य उत्पाद की वृद्धि दर 9.64% पर और प्रचलित कीमतों पर 16.76% रखी गई है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों दिए गए हैं, जो कि स्थिर एवं चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन के अनुसार है, जिसमें जीएसबीए वृद्धि दर जीएसपीए में वृद्धि दर को जो कि प्रचलित और स्थायी भाव के आधार पर दिखाया गया है, जो कि 2017-18 से दी गई है 2021-22 में, जिसमें वृद्धि दर 2021-22 में जो है वह 9.49 है और इसमें 14.84 आती है। अब आते हैं, इसमें दिखाया गया कि तुरंत अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में वृद्धि की गई, जिसमें प्राथमिक में 14.59%, द्वितीयक में 10.32% और तृतीयक में 6.53% होता है। प्रचलित कीमतों के आधार पर क्रमशः 16.16% प्राथमिक, द्वितीयक में 14.90 और तृतीयक में आता है 14.02।
2020-21 में प्रचलित कीमतों में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वह कुल जीएसडीपी का 28.11% है, जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 28.44% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है जो 2020-21 में 24.60 और 2021-22 में 24.61% हो गया है। और वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार स्थायी कीमतों पर जीएसवीए में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में खंड का योगदान जो दिया गया है वह प्राथमिक में 25.33, द्वितीयक में 26.74 और तृतीयक में आता है 47.92%, जो कि प्रचलित कीमतों पर आता है 28.44, 24.61, 46.91 आता है। राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगियों का कुल ब्याज जो दिया गया है कि भार घटाने में जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटे को दर्शाती है। और राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2022-23 में लगभग 1.72% के स्तर पर रहता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक 17.46% खाते खोलते हुए यह देश में प्रथम स्थान रखता है। अब इसमें कर राजस्व के बारे में बताया गया है, जिसमें ये प्रथम इस तरीके से दिए गए हैं, जिसमें जीएसटी का 40%, राज्य उत्पाद शुल्क का 22.28, मूल संवर्धन टैक्स जो कि वेट है वह 16.4, स्टाम्प एवं पंजीकरण जो शुल्क दिया गया है वह 13.46, विद्युत कर जो दिया गया है वह 2.51, फिर आता है आपका भू राजस्व कर जो दिया गया है वह है 0.4 और फिर आता है आपका वाहन कर जो कि 4.93% दिया गया। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देश का यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% हिस्से को कवर करता है। अब आता है आपका प्रमुख नीतिगत दस्तावेज एवं घटनाक्रम के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आती है आपकी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2023 के बारे में। इस सूची के अंतर्गत देखते हैं कि 28 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी की गई है। एसबीआई, एचडीएफसी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के संबंधी कार्य के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 एवं 2016 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के रूप में घोषित किया गया है और 31 मार्च 2017 तक बैंकों को एकत्र आंकड़ों के आधार पर एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक के साथ एचडीएफसी बैंक को भी डीएसआईबी घोषित कर दिया गया। अब आता है आपका मौद्रिक नीति वक्तव्य के बारे में, जो कि 6 से 8 दिसंबर 2023-24 के अंतर्गत है। 8 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति या मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 को जारी किया गया। इस नीति के निर्णय के तहत निर्णय लिया गया है कि चल निधि समायोजन सुविधा जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत नीतिगत रेपो दर में पूर्व के स्तर में 6.50% पर अपरिवर्तित रहा, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा में 6.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा पर यह 6.75 और बैंक दर में 6.75 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। मौद्रिक नीति वक्तव्य में 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 7% अनुमानित की गई और आरक्षित अनुपात में सीआरआर और एसएलआर में 4.5% और 18% रही है। अब आता है 2000 रुपये के नोट की वापसी की स्थिति में देखते हैं कि 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के मूल्य वर्ग का नोटों के संचलन में वापस लेने की घोषणा की गई। 2000 रुपये के नोटों की जमा करने और बदलने की सुविधा का प्रारंभ 30 सितंबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया था। और 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की जो सुविधा है वह 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गत कार्यालयों में उपलब्ध होगी और 9 अक्टूबर 2023 से काउंटरों पर 2000 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों को बदलने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय व्यक्तियों संस्थाओं से उनके बैंक खातों को जमा करने के लिए भी 2000 रुपये बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं।
और इसके अंतर्गत देश के भीतर अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश में किसी भी डाकघर में भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निगम कार्यालय को 2000 रुपये के बैंक नोट भेजे जा सकते हैं। तो ये 2000 नोट के रुपये के संदर्भ में इसमें और भी आता है कि यह 19 मई 2023 को कारोबार समाप्ति के संचालन में 2000 रुपये के बैंक नोटों को कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए का था, और जबकि बैंक नोट को वापस लेने की जो घोषणा की गई थी वह 29 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 9,330 करोड़ रुपए रह गया। और इस प्रकार 19 मई 2023 तक के संचलन में मौजूद 2000 रुपये के बैंक नोट में 97.38% की वापसी हो गई है। 2000 रुपये के बैंक नोट परोस की जो मुद्रा है वह वैध बने रहेंगे, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के बारे में। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के प्रख्यान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 हेतु निम्नलिखित प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि ड्रोन पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन करना। दूसरा आता है कि राज्य सरकार के नोडल विभाग या राज्य सरकार के राज्य नोडल अधिकारी का विनिश्चय होना। तीसरा आता है ड्रोन नियम 2023 में नियम 2024 में अस्थायी रेड जोन घोषित करने संबंधी प्राधिकार का अवधारण करना। चौथा आता है कि नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को शाश्वत अधिरोपण हेतु प्राधिकरण, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति और इसके पर्यवेक्षण, जनपद तथा राज्य स्तरीय समितियों का गठन करना। और इस नीति के लागू होने पर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं सकेगा और ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है बिहार जाति आधारित गणना 2022, जो कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े इसके अंतर्गत आते हैं। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022 के संबंधित आंकड़ों में प्रस्तुत की गई थी। बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रस्तावित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग और 36.01% अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15.52% सामान्य वर्ग में शामिल है, इसके अंतर्गत है। और जारी आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में 33.16% और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में 33.58% के गरीब परिवार आते हैं। अब आता है कि सामान्य वर्ग में 25.09%, गरीब परिवार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में क्रमशः 42.93% और 42.7% जो है वह गरीब आते हैं। और सामान्य श्रेणी में बिहार की प्रमुख जाति में भूमिहारों में सबसे अधिक जो है 27.58% है। और सामान्य श्रेणी में हिंदू के तहत सबसे समृद्ध कायस्थ समाज पाई गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में कायस्थ समाज का कुल परिवारों की संख्या 1,70,985 है, जिसमें 23,639 परिवार 13.38% गरीब आते हैं। अब आता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 और जून 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 9 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 और जून 2023 तक नामक वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया हुआ है। यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। सामान्य स्थिति में प्रमुख श्रम बाजार संकेतक आते हैं, जिसमें भारत में पुरुषों हेतु श्रम भागीदारी 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 78.5% 2022-23 के अकॉर्डिंग हो गई है। और यह इसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह 23.3% से बढ़कर 37% तक पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार जनसंख्या अनुपात जो है वह वर्ष 2017-18 में 48.1% से बढ़कर 2022-23 में 59.4%, और जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए 43.9% से बढ़कर 47.7% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात जो है वह वर्ष 2017-18 में 71.2% से बढ़कर 2022-23 में 76% हो गया, और इसी अवधि में महिलाओं के लिए 22% से बढ़कर यह 29.9% तक हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो दर है वह 2017-18 में 5.3% से घटकर 2022-23 में 2.4% हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में यह 7.7% से घटकर 5.4% रह गई है। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर जो है 2017 से 18 के अकॉर्डिंग 6.1% से घटकर 2022-23 में 3.30% है,
जबकि इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए 5.6% से कम होकर 2.9% हो गई। अब आती बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के बारे में कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़े प्रकाशित किए गए। कब किए गए? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या दी गई है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 82% है, मुस्लिम की आबादी 17.70 और शेष की जो 0.3% जो कि अन्य धर्मों की आबादी है। प्रस्तुत आंकड़ों में स्पष्ट किया गया कि राज्य में अन्य धर्मों की आबादी 1% से कम है। अब आते हैं बिहार की जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित और कुल हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या को इसमें दिखाया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट भारत का पहला यूपीआई एटीएम के बारे में कि सितंबर 2023 में जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत में पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा द व्हाइट लेबल एटीएम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया, जिसका नाम है हिताची मनी स्पोर्ट यूपीआई एटीएम आता है। उल्लेखनीय है कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। हिताची मनी स्पोर्ट जो एटीएम है यूपीआई एटीएम है, इसका जो अनावरण है 5 सितंबर 2023 को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान किया गया है। हिताची मनी स्पोर्ट यूपीआई एटीएम कार्ड रहित जल निकासी सुविधा की प्रदान करते हैं, जिसमें भौतिकी कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और अर्थात यह कार्डलेस होगा और इसमें एटीएम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 के बारे में। 20 सितंबर 2023 को अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ इंडिया वर्किंग रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अजीब प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट का जो विषय है वह आता है सामाजिक पहचान श्रम बाजार के परिणाम आते। इसके विगत 5 वर्षों में श्रम बाजार के जो संकेतक है, जिसमें कार्यशील आयु, जनसंख्या, श्रम बल, कार्यबल, बेरोजगारी, श्रम बल से बाहर को दरों के आधार पर दिखाया गया। अब आता है आपका कि क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भी इसमें संकेतक दिखाए गए, जिसमें पुरुष ग्रामीण, पुरुष महिला, कार्यबल में भागीदारी, तो इसके संदर्भ में इन सबको दिखाया गया है। अब आता है आपका इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के बारे में। 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट की थीम हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस। प्रस्तुत रिपोर्ट जो है वह भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों, संस्थागत प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है, क्योंकि भारत जनसंख्यिकीय बदलाव को बढ़ रहे साथ ही बुजुर्गों की संख्या में भी बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष से अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, जो कि कुल वैश्विक जनसंख्या का 7.9% का 19.9% होते हैं। इसके एक अनुमान के अनुसार अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होकर वर्ष 2050 में 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कि कुल आबादी का 22% को हो गए। 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के 649 मिलियन आबादी के साथ एशिया वृद्धि व्यक्तियों की कुल वैश्विक आबादी 58% निवास स्थल पर है और अगले 3 दशकों में एशिया में कुल जनसंख्या में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी उनकी संख्या में 2 गुना हो जाएगी, जिसे 2050 तक एशिया में 1.3 बिलियन वृद्ध व्यक्ति होंगे, जो कि कुल जनसंख्या का 25% होंगे। और भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो कि देश की आबादी का लगभग 10.5% हिस्सा पूरा करते हैं। और यही 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी को दोगुनी होकर 20.8% हो जाएगी। और 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 347 होगी और 2050 तक भारत में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति होगा। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा 2022 में 10.5% से बढ़कर 2050 में 20.8 होने का अनुमान निर्धारित किया गया है। जबकि सदी के अंत में भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है वह 36% से अधिक होगी। वृद्धावस्था सूचकांक के प्रति 100 बच्चों की आबादी जो कि 15 वर्ष से कम है बुजुर्गों में 60+ वर्ष की एक संख्या को मापता है। जो जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाती है इस सूचकांक का स्कोर बढ़ता जाता है। और वर्ष 2021 की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 100 बच्चों पर 39 वृद्ध व्यक्ति हैं।
अब आता है आपका नेक्स्ट सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में। 20 मार्च 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस रिपोर्ट रैंकिंग 2022 को जारी किया गया। इस रैंकिंग के अनुसार देश भर में शहरी स्थानीय निकायों को अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इससे भाग ले सकते हैं। 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु 2 पहलों की शुरुआत की है, जिसमें पहला आता है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, दूसरा आता है सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य भारत के शहरों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता, वित्तीय प्रदर्शन का समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना है। और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी, समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो कि 24 फरवरी 2023 को एनएसई इंडिकेसेस लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश क्रेडिट रेटिंग देगा। इस इंडेक्स को हर तीसरे महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। अब आता है पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया। फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म है। यूपीआई लाइट भुगतान करने वाले पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो कि एनपीसीआई द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च की गई थी। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले यूपीआई लेन देन को सक्षम बनाता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक आता है मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के बारे में। 26 नवंबर 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के वार्षिक संकलन को मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 को जारी किया गया। इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट आती है जिसमें 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान पशुधन उत्पादों में उत्पादन अनुमानों के विस्तृत आंकड़े संबद्ध किए गए, जिसमें दुग्ध उत्पादन में आपको देखा जाए तो देश में 2022-23 में देश में कुल उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा है। एफएओ के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है और विगत वर्षों की तुलना में कुल दुग्ध उत्पादन में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई और 2022-23 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से रही है। और वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 15.72% आता है। राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है जो 14.44% का है। मध्य प्रदेश में 8.73% जो कि तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर गुजरात आता है जो कि 7.49% है। पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है जो कि 6.70% आता है। अब आता है वर्ष 2022-23 के दौरान देश के दुग्ध उत्पादन में बिहार का योगदान 5.42% है और वर्ष 2022-23 के दौरान देश में व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के आधार पर शीर्ष 5 राज्यों में आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपका पंजाब, दूसरे पर राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात आता है। ये जो आपकी जनगणना दी गई है वह 2000 के डेटा के अकॉर्डिंग दी गई है। अब आता है अंडा उत्पादन 2022-23 के संदर्भ में। अंडा उत्पादन 2022-23 में 2022-23 के अंतर्गत देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन रहा है। एफएओ के अनुसार कुल अंडा उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है और इसमें वृद्धि 6.77% की वृद्धि दर्ज की गई। शीर्ष अंडा उत्पादक 5 राज्य आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आपका कर्नाटक आता है। उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वह 3.29% और बिहार का 2.37% आता है। अब आता है आपका मांस उत्पादन 2022-23 के हिसाब से। वर्ष 2022-23 में कुल मांस उत्पादन जो है वह 9.77 मिलियन टन रहा है, जो कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता में यह 7.10 किलोग्राम प्रति वर्ष रहा है। मांस उत्पादन में भारत में विश्व में 8वें स्थान पर आ गया। इसमें शीर्ष उत्पादक राज्य में आते हैं 5 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का स्थान आता है।
अब आता है ऊन उत्पादन 2022-23 में, जिसमें ऊन उत्पादन देश के कुल ऊन उत्पादन का 33.61 मिलियन हो गया है, जो कि ऊन उत्पादन में 2.12% की वृद्धि को दर्ज करता है। और इसमें शीर्ष 5 राज्य आते हैं, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। और उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो योगदान है, उत्तर प्रदेश का 2.44% और बिहार का 0.52% आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आता है प्रमुख फसलों के उत्पादन को दिया गया है, जिसमें अंतिम अनुमान दिया गया है 2022-23 के अकॉर्डिंग, जिसमें आता है कि 18 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2022-23 के संदर्भ में प्रमुख फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए गए। जिन आंकड़ों के अनुसार जो कि आपका रिकॉर्ड है वह 3296.87 लाख टन का खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित किया गया है, जो कि 2021-22 में उत्पादित खाद्यान्न की तुलना में 140.71 लाख टन रहा है। अब जानते हैं कुल फसलों के उत्पादन को इसमें दिखाया गया है, जिसमें फसलों में चावल का दिखाया गया है, गेहूं का आता है, फिर इसी तरीके से और भी अन्य उत्पादन को इस तरीके से दिखाया गया। अब आता है इसके अंतर्गत, अब नेक्स्ट आता है बागवानी फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जो कि 18 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसमें भारत सरकार 2022-23 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के लिए क्षेत्र उत्पादन के दूसरा अग्रिम जारी किया गया। आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में कुल 28.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 351.92 मिलियन टन बागवानी के उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और फलों, सब्जियों, वृक्षारोपण फसलों, फूलों सहित के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें ये जो टन दिया गया है वह 2022-23 में फलों का उत्पादन 108.34 मिलियन टन है, और 2021-22 में यह उत्पादन जो है वह 107.51 मिलियन टन है। सब्जियों का उत्पादन इस तरीके से दिया गया है, आलू का उत्पादन जो कि दिया गया है, जिसमें सेकेंड ए में के लिए यह उत्पादन 60.55 मिलियन टन है। बागानी फसलों का इस तरीके से दिया गया है, तो ये अनुमान बताए गए। अब रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है विपणन सत्र, जो कि 2024-25 के अकॉर्डिंग है कि 18 अक्टूबर 2023-24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा रबी विपणन सत्र 2024 फसलों के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए विपणन सत्र को 2024-25 के लिए एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित किया जाए। मसूर के 425 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद रेपसीड सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी हेतु उच्चतम वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव बेस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका मूल्य दे दिया जाता है, जिससे आपको बताना होता है कि किस में कितनी वृद्धि हुई है, किस में कितनी कमी हुई है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं के लिए अधिकतम रिटर्न जो है वह 102% है, और इसके बाद रेपसीड सरसों के लिए 98%, दाल के लिए 89% आता है। फिर आता है बिन्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम के उद्देश्य से किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने की सशक्त बनाने हेतु मौसम की समय पर सटीक और जानकारी प्रदान करना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है रबी फसलों के लिए आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है, जिसमें विपणन सत्र दिया गया एमएसपी में संपूर्ण वृद्धि और लागत के संदर्भ में दिया गया है, जो कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एंड सरसों और कुसुम या सैफलाव के बारे में दिया गया है। ये विपणन सत्र है जो कि 2023-24 के अकॉर्डिंग दिया गया है 2125, 24-25 में 2275, और इसमें उत्पादन लागत जो दिखाई गई है 2024-25 के अकॉर्डिंग 1128, और इसमें संपूर्ण में आता है एमएसपी 150 और लागत के आधार पर 102 है। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि कृषि एवं राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान 2023-24 के बारे में कि 26 सितंबर 2023 को रबी अभियान 2023-24 के कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान जारी आंकड़ों में 2015-16 के देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की स्थिति बनी हुई है, और इसके तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार देखा जाए तो 2022-23 के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन 330.5 बिलियन टन अनुमानित किया गया है, जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में 14.9 मिलियन टन से अधिक है।
2022-23 के दौरान कुल दलहन एवं तिलहन उत्पादन में क्रमशः 27.5 और 41 मिलियन टन का अनुमान किया गया है। इसी तरीके से 2023-24 में रबी के सीजन के लिए भी दिया गया, इसका राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब आता है दलहन के लिए, इसका 2025 के लिए जो अनुमान है वह 325.47 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2025-26 के लिए वार्षिक खाद्य तिलहन का घरेलू उत्पादन 362 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 541 लाख टन और खाद्य तेलों के उत्पादन में 85 लाख टन से बढ़कर 136 लाख टन होगा, जिसे अगले वर्ष में आयात निर्भरता पर 56% से कम कवरेज करने पर 36% करने में मदद मिलेगी। अब आता है कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि खरीफ अभियान 2023-24 चलाया गया था, उसके संदर्भ में जानते हैं। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन खरीफ अभियान, जो कि 2023-24 में 3 मई 2023 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ कल्याण 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डेटा के लिए एक एकीकृत ऐप कृषि मैपर का भी उद्घाटन किया गया। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 19% की योगदान है, जो कि देश की कुल लगभग 2/3 आबादी इसी पर निर्भर करती है, इसके संदर्भ में आता है। सम्मेलन में सरकार द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक खाद्यान्नों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है और इसमें परिवर्तित करने की घोषणा के अंतर्गत ऐसे केंद्र होंगे जो कि जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं, बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेती की तकनीकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्मेलन में वर्ष 2023-24 के कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है वह 3,320 टन निर्धारित किया गया है और वर्ष 2023-24 के लिए दलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है 278.1 लाख टन की तुलना में 292.5 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है वह 400 टन से बढ़ाकर 440 टन निर्धारित किया गया। श्री अन्न का कुल उत्पादन वर्ष 2022-23 के लिए 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 2023-24 में 170 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट लघु सिंचाई योजना की छठी गणना के बारे में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 26 अगस्त 2023 को लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी योजना की रिपोर्ट जारी की गई है। देश में उपलब्ध 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में 21.93 मिलियन भूजल सतही जल योजनाएं अब तक क्रमशः संदर्भ क्षेत्रों में 1986 से 87, 1993 से 94, 2000 से 2001, 2006 से 2007 और 2013 से 2014 में 5 गणनाएं कराई गई हैं। इस संदर्भ में 2017-18 में छठी लघु सिंचाई गणना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की गई थी और यह गणना जो है वह केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत की गई है। लघु सिंचाई योजनाओं की कुल संख्या खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी में सर्वाधिक है, उसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम गहरे और गहरे ट्यूबवेल का स्थान आता है। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है, फिर आता है उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का है। सतही जल के अंतर्गत योजना में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड की हिस्सेदारी सर्वाधिक आती है। रिपोर्ट के अनुसार 5वीं गणना की तुलना में छठी लघु सिंचाई योजना में लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.42% की वृद्धि दर्ज की गई है। महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह, सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब तथा कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम गहरे ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल का अग्रणी राज्य बन गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि पशुधन क्षेत्र में पहली क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में। 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत पशुधन क्षेत्र में के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की है। मंत्रालय इस योजना को ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और पशुधन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण की सुचारू रूप से सुविधा लागू करने हेतु किया गया है। योजना के संचालन हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है, जो पात्र ऋणदाताओं को संसाधनों द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं की 25% तक क्रेडिट गारंटी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यह 750 करोड़ रुपए के निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र में वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायक है और यह योजना पहली पीढ़ी की ऐसी उद्यमियों, समाज के वंचित वर्गों के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव होता है।
क्रेडिट गारंटी केवल परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो कि व्यवहार्य है और एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के लिए आच्छादित की गई है। अराकू कॉफी और काली मिर्च के जैविक प्रमाण पत्र के बारे में कि हाल ही में विशाखापट्टनम के गिरिजन कॉरपोरेशन को उसकी विशुद्ध अराकू कॉफी काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। गिरिजन को कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन का यह जैविक दर्जा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफी काली मिर्च को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इस कॉफी की जो खेती है वह आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी में और यहाँ संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाएगी जो कॉफी उत्पादन के लिए बेहतर क्षेत्र होता है। अराकू घाटी को मौसम कॉफी उत्पादन के लिए विशेष है, जिसके साथ ही यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली कॉफी धीरे धीरे पकती है और उसमें एक विशिष्ट सुगंध बनी रहती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में और उड़ीसा के कोरापुट जिले में आसपास क्षेत्रों में कॉफी के क्षेत्रों के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिकी और जलवायु परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। अराकू घाटी की लाल लेटेराइट मिट्टी इस पैदावार को बेहतर मानती है और इस कॉफ़ी की पैदावार विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ मुक्त अम्लीय मिट्टी में होती है। इसकी वजह से पौधों में पोटेशियम खूब मिलता है, जबकि इसमें फास्फोरस की कमी होती है। अब आता है खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है 2023 में कि 7 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक 2023-24 के दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों के हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई। सर्वाधिक वृद्धि तिल, जिसमें 805 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से की गई है। उसके बाद आती है आपकी मूंग, जिसमें 803 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ ही दूसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक आपका तिल है, दूसरे नंबर पर आपका मूंग आता है। इसके अंतर्गत इसकी वृद्धि को देख लेते हैं, जिसमें MSP 2022-23 है, MSP 2023-24 और 22-23 में इसमें कितनी वृद्धि और इसके लाभ के अंतर्गत आता है। जिसमें धान की जो MSP है 2022-23 के अकॉर्डिंग 2040 और 2141 2023-24 के अकॉर्डिंग है। फिर धान ग्रेड ए में 2060 2203, ज्वार हाइब्रिड में 2970 3180, ज्वार में 2990 3225, जिसमें ये वृद्धि दिखाई गई। वृद्धि जो है इसमें 235 दी गई है और इसमें कोई लाभ नहीं हुआ है। बाजरा में इसमें 150 की वृद्धि हुई है। रागी में आपकी 268 की वृद्धि हुई है। फिर आता है आपका मक्का में आपकी 128 की वृद्धि हुई है। तुअर में 400 की, मूंग में 803 की जो कि द्वितीय नंबर पर है, और उड़द में 350 नंबर की। मूंगफली में जो हुई है 527 से। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि किस में सर्वाधिक हुई है, किस में सबसे कम हुई है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके MSP को भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मूंग का MSP क्या है या फिर इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ज्वालामुखी के बीज में 360 की वृद्धि होती है। सोयाबीन जो कि पीला है उसमें 300 की। तिल 805 की वृद्धि हुई है जो कि सर्वाधिक है, जिसमें दूसरे नंबर पर मूंग आता है। नाइजर सीड है जिसमें 447 की वृद्धि आई हुई है। अब आता है आपका कपास, जिसमें 540 की वृद्धि हुई है। कपास जो कि लंबा रेशा है उसमें 640 की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बागवानी फसलों के उत्पादन, जो कि 2021-22 के अकॉर्डिंग है कि जून 2023 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र उत्पादन संबंधी आंकड़े दिए गए, जिसमें 2021-22 में कुल 28.4 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 347.18 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। और 2021-22 में फलों का उत्पादन जो है वह 107.51 मिलियन टन अनुमानित किया गया। अब आता है सब्जी उत्पादक शीर्ष 5 राज्य में आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर जो भारत में समग्र रूप से दिखाया गया। अब आता है फसल उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों में आता है आंध्र प्रदेश का आपका 795.11, महाराष्ट्र का आता है, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आपका गुजरात और भारत का स्थान आता है। समग्र बागवानी उत्पादक शीर्ष 5 राज्य में आते हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, फिर चौथे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र, इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है गुजरात, फिर भारत का इसमें समग्र रूप में दिया गया।
अब आता है बागानी फसल 2021-22 के संदर्भ में उत्पादक शीर्ष 5 राज्यों के बारे में, जिसके अंतर्गत राज्य दिए गए हैं और हेक्टेयर को दिया गया है, जिसमें सर्वाधिक जो उत्पादन है वह कर्नाटक में, फिर केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है। और कुल जो उत्पादन है वह 4,292 हेक्टेयर हजार में दिया गया। अब आता है फसल, सब्जी, मसालों एवं बागानों के 3 अग्रिम उत्पादक या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2021-22 के अकॉर्डिंग है, जिसमें कुल फल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश आता है, द्वितीय पर महाराष्ट्र और तृतीय पर उत्तर प्रदेश आता है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर केला के उत्पादन में पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आम, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर उसके बाद आपका कर्नाटक आता है। फिर आता है अमरूद, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान आता है। अंगूर के उत्पादन में देखा जाए तो अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, कर्नाटक दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है। फिर आता है सेब, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आता है। मस्क मेलन जो आता है वो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश दूसरे और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। फिर आता है पपीता में गुजरात पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश आपका तीसरे नंबर पर। कुल फूल के उत्पादन में तमिलनाडु पहले नंबर पर, फिर आपका कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश आता है। उसके बाद आता है कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, फिर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद बिहार का उत्पादन आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। तो प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, फिर आता है कि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक आता है। फिर आता है बैगन, जिसके में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर उड़ीसा, तीसरे पर गुजरात आता है। अब आता है वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन के बारे में। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली की वैश्विक मोटे अनाज या मिलेट्स श्री अन्न का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज या मिलेट्स श्री अन्न पर स्मारक डाक टिकट या स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया है। साथ ही भारतीय मोटे अनाज श्री अन्न स्टार्टअप का संग्रहण एवं बुक ऑफ मिलेट का भी विमोचन इसके अंतर्गत किया गया है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। चलिए तो जानते हैं राज्यपाल इसके उत्पादन के बारे में, जिसमें राजस्थान का स्थान सर्वाधिक है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश 14% उत्तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों का स्थान आता है। तो इस तरीके से एक क्रम है। अब आता है उद्योग क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में आता है एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 के बारे में। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून 500 के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति में स्वीकृत 31 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 का उद्देश्य प्रदेश में आधिकारिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विश्व स्तरीय विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश को आकर्षित करना है। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु फॉर्च्यून नीति 2023 के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कुछ विशिष्ट सुविधाएं, रियायतें या वित्तीय प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए, जो पात्र परियोजनाओं को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और वर्तमान आवंटन दरों में रियायत करते हुए भूमि आवंटन किया जाएगा। अब आता है कि पात्र परियोजनाओं को भूमि की लागत को छोड़कर पात्र पूंजी में निवेश पर निम्नलिखित दरों को पूंजीगत सब्सिडी, जो कि 100 रुपये वार्षिक सीमा के अधिक समान किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें पहला आता है गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद। गाजियाबाद में पूंजी निवेश जो आपका है वह 25% है। पश्चिमांचल जो कि गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद को छोड़कर एवं मध्यमांचल पात्र पूंजी निवेश 30% का है। बुंदेलखंड या पूर्वांचल में पात्र पूंजी निवेश 35%। फिर इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश या रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 में परिभाषित सकल क्षमता उपयोग में गुणक तथा बूस्टर्स इस नीति को अंतर्गत लागू नहीं होंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को 100% की दर से शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो पात्र भूमि पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा के बराबर होती है।
यह प्रोत्साहन आपको 10 वर्षों की अवधि के लिए पात्र पूंजी निवेश की 10% तक की वार्षिक सीमा के अधीन होगा। इसके संदर्भ में आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रदेश में विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु ऋण अथवा किसी अन्य माध्यम की तुलना में बेहतर माध्यम है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के सकल घरेलू उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निश्चित किया गया। उपयुक्त लक्ष्य को हासिल करने हेतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25% योगदान को बढ़ाकर 50% लाने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश में बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु माहौल को उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश अवस्थित उद्योग बैंक निधियों को अपने प्रोजेक्ट में आकर्षित करने के लिए 2022-23 के संदर्भ में देश प्रथम स्थान पर आता है। इस संदर्भ में जहां वह 2023-24 में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1.13% है, वहीं 2022-23 में बढ़कर यह 16.2% का हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के निवेशकों में दृष्टिकोण का उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में विकास की दौड़ में कई नए मुकाम हासिल किए, जिसे वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर जबकि वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है जबकि दूसरे नंबर पर वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। विगत 5 वर्षों में 3.14 करोड़ रुपए के गरीबों से बाहर है तथा भारत सरकार की 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। हालांकि यह चिंता का विषय है क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान 11वें नंबर पर आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज या लीड्स 2023 के बारे में। 16 दिसंबर 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट 2023 को जारी किया। लीड्स की परिकल्पना जो है वह वर्ष 2018 के विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर दी गई है और लीड्स का जो 5वां संस्करण है वह लीड्स 2023 की रिपोर्ट राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार की जानकारी प्रदान करता है। साथ ही यह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सुधारों की समग्र हितग्राही निर्धारण और प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। यह रिपोर्ट के मुख्य स्तंभों को देखा जाए तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग और नियामक पर्यावरण में राज्यों के प्रदर्शन को सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत देती है। अब आता है लीड्स 2023 जो कि केंद्र राज्यों की ग्रेडिंग के आधार पर है, जिसमें लक्ष्य प्राप्त करने वाले, तेजी से आगे बढ़ने वाले और आकांक्षी जिलों के संदर्भ में दिखाया गया। जिसमें लैंड लॉक्ड ग्रुप के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें आते हैं हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तेजी से बढ़ने वाले में आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। फिर आता है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का स्थान आता है। अब आते हैं तटीय समूह के अंतर्गत, जिसमें जो कि लक्ष्य प्राप्त करने में आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर आता है तेजी से आगे बढ़ने में केरल, महाराष्ट्र और उसके बाद आता है आकांक्षी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का आता है। पूर्वोत्तर समूह के अंतर्गत आता है असम, सिक्किम, त्रिपुरा। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो लक्ष्य प्राप्त करने के अंतर्गत आपके हैं चंडीगढ़ और दिल्ली। और आते हैं आपके तेजी से बढ़ने वाले में अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीप, दादरा एवं नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये आते हैं आपके आकांक्षी जिले के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक राइट्स लिमिटेड या इरकॉन को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। इसके संदर्भ में 12 अक्टूबर 2023 को लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में कंपनियों की कुल संख्या 16 हो गई है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड दोनों ही रेल मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के अंतर्गत आती है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का निगमन मूल रूप से भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी लिमिटेड के नाम पर किया गया है, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो कि रेल मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल 1976 को किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी टर्नकी निर्माण कंपनी जो कि कार्य निष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता की निरंतरता को विख्यात है, इसके अंतर्गत है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत राइट्स लिमिटेड का निगमन 26 अप्रैल 1974 को किया गया था और यह एक बहुविषयक इंजीनियरिंग और परामर्श संगठन है जो अपने निगमन के 50वें वर्ष में प्रवेश करते हुए राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना, परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म भी
होता है। अब आता है नवरत्न कंपनियों के बारे में, जिनकी संख्या कुल 16 है, जिसमें पहली आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरी भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, तीसरी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसी लिमिटेड आती है। फिर आती है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, एंड फिर लास्ट आती है राइट्स लिमिटेड, जिसको हाल ही में यह 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आता है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड चिकित्सा उपकरण नीति उद्योग नीति 2023 के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया। इस नीति को 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है, जो कि 8 जून 2023 से अगले 5 वर्ष के लिए यह प्रभावी रहेगी, तथा 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एंड चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 के प्रख्यान हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब आता है कि पूर्व में ये लागू यह नीति उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल नीति, जो कि जून 2018 में प्रख्यापित की गई थी, और इससे 7 जून 2023 को इसको समाप्त होगी। इस नीति का जो उद्देश्य वह है कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, नागरिकों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुधार करके राज्य में फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सा उपकरण को नवीनीकरण करना है। यह नीति जो है वह उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के समाप्त होने के दिनांक के पश्चात अर्थात 8 जून 2023 से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिए यह लागू होगी। इस नीति को एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके कारण नीति में किसी संशोधन अधिक्रमण की आवश्यकता होगी, और ऐसे संशोधन या अतिक्रमण में अनुमोदित करने हेतु केवल मंत्रिपरिषद अधिकृत होगी। वर्तमान में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का 41.7 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर है, और भारत में घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार 2021 में 42 बिलियन डॉलर और 2024 में 65 बिलियन यूएस डॉलर और 2030 में 120 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचने की संभावना है। भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के आधार पर फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व तीसरे नंबर पर और मुख्य रूप से वह 14वें नंबर पर आता है, और यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित इकाइयों की संख्या में भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत वैश्विक जेनरिक दवाओं का 20% निर्यात करता है। इस संदर्भ में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। इसके साथ ही यह भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक है, और भारत शीर्ष 20 वैश्विक और चिकित्सा उपकरण बाजारों में से एक है, और एशिया के चौथा सबसे बड़ा उपकरण बाजार है। भारत ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं हेतु सीधे 100% तक की ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं के लिए 74% की एफडीआई को पेशकश करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस रिपोर्ट 2023 के बारे में। जुलाई 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एंड एट द ग्लैंस 2023 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट के जारी आंकड़ों के अनुसार बताया जाए कि भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की जो संख्या है वह 6.19 मिलियन रही हो, जबकि 2021 में यह 1.52 मिलियन थी। चलिए तो जानते हैं भारत में पर्यटन आंकड़ों की एक झलक के बारे में कि वर्ष 2022 के लिए पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें भारत के संदर्भ में पहला आता है कि भारत में विदेशी पर्यटक आगमन 6.19 मिलियन रहा है, और 2021 में संबंध यह 305.4% हो गया। भारत में विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में 21.09 मिलियन की संख्या रही, और वार्षिक वृद्धि इसमें 146.7 की रही है। फिर आता है आपका सभी राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में घरेलू पर्यटन की जो यात्राएं 1731 रही हैं, और इसमें वार्षिक वृद्धि 155.5 है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। फिर आता है आपका विश्व के संदर्भ में भी दिया गया है, जो कि आगमन की संख्या 963.0 मिलियन है, और जिसमें वृद्धि 61.6% की रही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आगमन की संख्या 100.5 मिलियन रही है, और जिसमें वृद्धि 45.5 है। विश्व में भारत की स्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर में 2.08% है, और विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान जो है वह 14वें नंबर पर आता है। अब आते वित्तीय वर्ष 2022-23 में फरवरी 2023 के अंतर्गत एएसआई के तहत शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में भारतीय पर्यटकों की जो संख्या है, जिसमें पहले नंबर पर ताजमहल, दूसरे नंबर पर लाल किला, फिर सूर्य मंदिर कोणार्क, फिर आगरा का किला और कुतुब मीनार आता है। फिर आता है वित्तीय वर्ष 2022-23 में फरवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही, जिसमें पहले नंबर पर ताजमहल, फिर आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर इत्मुद्दौला का मकबरा, फिर शहीद महल इसकी साइट रही है। अब आता है कि
2017 से 21 के बीच में विश्व एवं एशिया में प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की हिस्सेदारी दिखाई गई है, जो कि 17, 18, 19, 20, 21 में है। फिर आता है घरेलू पर्यटक के आधार पर भारत में शीर्ष संघ राज्य क्षेत्रों में, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर गुजरात का स्थान आता है। इसके बाद विदेशी परियात्राओं की संख्या में भारत में शीर्ष 5 राज्यों की हिस्सेदारी है, जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश इसमें 5वें नंबर पर और उसमें पहले नंबर पर आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला। तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व सितंबर 2022 में आरईसी को 12वीं महारत्न का दर्जा दिया गया था। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद प्रेजेंट में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है और नवरत्न कंपनियों की कितनी हो गई है? 16 हो गई है। जिसमें आता है पहले नंबर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, दूसरे नंबर पर भारत कॉरपोरेशन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फिर आता है एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, IEC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, मिलाकर यह टोटल 13 महारत्न कंपनियों का नाम हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के बारे में। 17 जुलाई 2023 को भारत के नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में नीति आयोग के इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के साथ मिलकर इस सूचकांक को तैयार किया गया, जिसमें निर्यात के भारत के वैश्विक व्यापार के संदर्भ में निर्यात के प्रदर्शन की चर्चा की गई। चलिए तो जानते हैं निर्यात तैयारी प्रदर्शन सूचकांक क्या एक व्यवस्था है। यह एक व्यापक व्यवस्था है जो देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात तैयारियों का आकलन करता है, जिसमें इसके 4 स्तंभ दिए गए हैं, जिसमें नीति, व्यवसाय पारितंत्र, निर्यात पारितंत्र और निर्यात स्तंभ आता है, निष्पादन आता है। और इसके 10 उप स्तंभ हैं और 56 संकेतकों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत इसके क्षेत्रों को बताया गया है। चलिए तो जानते हैं इसके शीर्ष 5 राज्यों के संदर्भ में, जिसमें समग्र शीर्ष 5 राज्यों में EPI 2022 में तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा आता है। और समग्र रैंकिंग के हिसाब से जो देखा जाए अंतिम 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में आपका लक्षद्वीप 36वें नंबर पर, मिजोरम 35वें और दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव जो है वह 34वें स्थान पर आता है। निर्यात तैयारी सूचकांक की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह 7वें नंबर पर है और बिहार का जो है 22वें नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश का वो गौतम बुद्ध नगर जो है वह उच्चतम निर्यातक जिला के रूप में घोषित किया गया। अब आता है आपका कि तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य बन गया। जून 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। और अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के मध्य भारत द्वारा लगभग $23.57 बिलियन के मूल्य को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया। भारत सरकार के निर्यात पोर्टल, जिसे नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात जो है वह लगभग 3 गुना हो गया। और इस आंकड़ों में जहां वित्त वर्ष 2021-22 के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में $1.86 बिलियन था और वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर $5.37 बिलियन हो गया। चलिए तो अब जान लेते हैं कि वित्त वर्ष में कौन से राज्य का शीर्ष निर्यातक राज्यों में नाम रहा। पहले नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु, फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर गुजरात का नाम आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 के बारे में। इस सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो इसे स्टार्टअप बिलिंग के द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2021-23 को जारी किया गया। इस रैंक में देखा जाए तो भारत ने वर्ष 2023 में, जो कि 19वीं रैंक थी 21 में, 22 में और 2 पायदानों से 21वीं रैंक हासिल की हुई है। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2023 के बारे में देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका USA आता है, दूसरे पर UK, तीसरे नंबर पर इजराइल और फिर उसके बाद आता है कनाडा और स्वीडन आता है। इसके अंतर्गत ये शीर्ष देश है। और भारत के संदर्भ में 38 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है 1000 शहरों में, जिसमें बेंगलुरु को 8वां, नई दिल्ली का 13वां और जो कि शीर्ष 20 में शामिल हो गए। अब आता है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में।
10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो एंड इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारंभ किया है और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का शीर्ष निवेश सम्मेलन भी आता है। यह एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप होगी और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों के राज्य के लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इस सम्मेलन में 19,000 से अधिक आर्थिक समझौता ज्ञापन माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव किया गया है, इसके अंतर्गत आता है और पूर्वांचल निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर है जिसमें कुल निवेश 29% प्राप्त हुआ है और मध्य में उत्तर प्रदेश, मध्यांचल और तथा बुंदेलखंड में से प्रत्येक को कुल निवेश प्राप्त करने में 13% का प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत आता है कि वैश्विक प्रेक्षण पर विश्व बैंक रिपोर्ट दिसंबर 2023 में जारी की गई। 18 दिसंबर 2023 को विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 के नवीनतम संस्करण को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न और मध्यम आय में देशों में 3.8% की वृद्धि साथ प्रेषण प्रवाह या रेमिटेंस फ्लो जो है वह 659 बिलियन डॉलर के होने का अनुमान था। वही 2024 के लिए 3.1% की वृद्धि के साथ 6.90 बिलियन डॉलर पूर्वानुमानित किया गया है और वर्ष 2023 में यह निम्न से मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्राप्तकर्ता में 5 देश जिसमें मैक्सिको, भारत, चीन, फिलीपींस तथा मिस्र का स्थान आता है। अब आता है आपका इसके अंतर्गत वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जनवरी 2024 में जारी की गई। इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जाए तो 9 जनवरी 2024 को विश्व बैंक के द्वारा अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावना जनवरी 2023 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में 2023 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि भारत की जो कि 6.3% अनुमानित रही है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में जो कि 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 को दिखाया गया, जिसमें सर्वाधिक पहले नंबर पर यूएसए का आता है, फिर जापान, चीन, रूस, ब्राजील। भारत के संदर्भ में देखते हैं कि 2021 में 9.1, 2022 में 7.2, 2023 में 6.3, 24 में 6.4 और 25 में 6.5 की स्थिति आती है। अब आता है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2024 के बारे में कि 4 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। इसे वर्ष 2022 से 2025 के अंतर्गत इसकी वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन दिखाया गया है, जिसमें विश्व में यह 3.0%, 2023 में यह 2.7, फिर आता है 2.4 आता है 2024 में और 2025 में 2.7 आता है, जो कि अनुमानित और पूर्वानुमानित दी गई। इसके अंतर्गत भारत की स्थिति को देख लेते हैं कि भारत की और दक्षिण एशिया की जो है वह 6.3 जो कि 2022 के अकॉर्डिंग है। और फिर आता है 5.3 2023 में अनुमानित है और 2024 में आपकी पूर्वानुमानित जो आती है वह 5.2 और 5.7 आपकी पूर्वानुमानित आती है। तो यह 2024-25 की पूर्वानुमानित दी गई है। भारत में इसकी पूर्वानुमानित 6.2 और 6.6 है और इसमें अनुमानित जो है 6.3 और नॉर्मल वृद्धि जो दी गई है 2022 में 7.7% की दी गई है। अब आता है विश्व के सर्वाधिक अमीर देश के बारे में कि 2 जनवरी 2024 को प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर विश्व के सर्वाधिक 5 अमीर देश हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है लग्जमबर्ग, दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे नंबर पर सिंगापुर, चौथे नंबर पर कतर और 5वें नंबर पर मकाऊ SAR आता है। इसके संदर्भ में आता है इसमें जो भारत के संदर्भ में ऋण जीडीपी अनुपात जो कि भारतीय राज्यों का क्रम दिखाया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मेघालय का स्थान आता है। और 2 जनवरी 2024 तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 5 बड़े बैंकों में शामिल हो गया है JP Morgan मेस बैंक जो कि यूएसए का है, बैंक ऑफ अमेरिका यूएसए, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जो कि चीन का है, वेल्स फार्गो तथा एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना ये चीन का है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार जो कि 10 जनवरी 2024 तक की रिपोर्ट को आकलित करता है के आधार पर विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन की आती हैं।
अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के बारे में। 13 दिसंबर 2023 को एशियाई विकास डेवलपमेंट द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की श्रृंखला जारी की गई। वर्ष 2023 के लिए यह विकासशील देशों की एशिया जीडीपी दर वृद्धि दर में पूर्वानुमान की तुलना में दिसंबर 2023 में यह 0.2 से बढ़कर 4.9% कर दिया गया है, जबकि दिसंबर 2024 में यह विकास दर 4.8% के हिसाब से यह अपरिवर्तित रहती है, इसके संदर्भ में आता है। और इसमें जो 2024 में मुद्रास्फीति दर जो है वह 0.1% से बढ़ाकर 3.6% को कर दिया गया है, जिसमें यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर विभिन्न राज्यों और मंथ के अकॉर्डिंग इसमें दिखाई गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 के बारे में। 13 दिसंबर 2023 को विश्व बैंक समूह द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। इसके अंतर्गत दिखाया गया कि इस रिपोर्ट का यह 50वां संस्करण है, जिसमें 122 देश शामिल है। और इस रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड ऋण और उच्च ब्याज दरों में कई देशों के संकट की राह को खड़ा कर दिया और वर्ष 2015 के बाद यह पहली बार हुआ है कि निजी ऋणदाताओं को विकासशील देशों में लगाई गई धन की तुलना में अधिक धन प्राप्त हुआ है, इसके अंतर्गत होता है। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में विकासशील देशों द्वारा रिकॉर्ड 483.5 बिलियन यूएस डॉलर के बाह्य सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण का भुगतान करने और किया जाएगा, जो कि इतिहास में सर्वाधिक है। और इसमें ऋण सेवा का भुगतान, जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल है, विगत वर्ष में की तुलना में 5% बढ़ा दिया जाएगा, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसमें डेट परसेंट दिया गया है। अब आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 में कि 10 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया गया। इस आउटलुक का जो रिपोर्ट का जो शीर्षक है वह है नेविगेशन ग्लोबल डाइवर्जेंस, इसका शीर्षक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही और वहीं 2023 और 2024 में दोनों वर्षों के लिए यह 6.3% की वृद्धि को अनुमानित किया गया। इसके अंतर्गत ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की वृद्धि अनुमान को दिखाया गया है, जो कि वर्ष 2022 और 2023-24 के पूर्वानुमान को संदर्भित करता है। अब आता है आपका कि रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विकास दर में जो वृद्धि दर रही है वह 2021 में 6.3% की तुलना में मंद होकर या 2022 में 3.5% रही, जबकि 2022-23-24 के अनुसार यह 3% और 2.9% अनुमानित की गई है। और वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7% लगातार कम होकर 2023 में 6.9% रहने का अनुमान है और 2024 में यह 5.8% पूर्वानुमानित की गई है। अब आता है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के बारे में। 5 जुलाई 2023 को अंकटाट के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट का केंद्रीय विषय सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश है, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल है। विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% से बढ़कर 918 बिलियन डॉलर तथा वैश्विक व्यवहार 70% से अधिक होकर एक नई रिकॉर्ड की हिस्सेदारी दर्ज की गई। और वर्ष 2022 के अकॉर्डिंग विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह जो है वह 37% की कमी के साथ 378 बिलियन हो गया, और जबकि विकासशील देशों में यह 916 बिलियन 4% की वृद्धि दर के साथ हो गया। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में जो 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह दर्ज किया गया है वह विगत वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। अब आता है कि दक्षिण एशिया में भारत को घोषित ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा बड़ा मेजबान तथा अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में वित्तीय सौदों में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह के संदर्भ में वर्ष 2022 में भारत विश्व के 8वें स्थान पर पहुंच गया है और विदेशी निवेश के अंतर्वाह में यह 12% की वृद्धि दर को कमी करता है, इसके संदर्भ में आता है। एफडीआई के अंतर्वाह की दृष्टि से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं बन गई है यूएसए, चीन, सिंगापुर। और 2022 में यह यूएसए, जापान, चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बहिर्व्यापार के संदर्भ में थी शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं। और वर्ष 2022 में भारत में एफडीआई बहिर्प्रवाह 11.76% रहा, जिसमें की कमी देखी गई, जो कि 15 बिलियन डॉलर दर्ज हो गया और 2021 में यह 17 बिलियन डॉलर था। अब आता है आपका नेक्स्ट ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023 के बारे में। इस रिपोर्ट को कौरसोरा संस्थान के द्वारा जून 2023 में रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के संदर्भ में देखा जाए तो यह रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। यह 2023 में 100 देशों को शामिल किया गया है। यह जीएसआर 2023 में समग्र कौशल दक्षता स्किल जो कि मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है और 2022 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और नाइजीरिया इसमें अंतिमवें और 100वें स्थान पर है। भारत का स्थान जो है वह 68वें स्थान पर है और 2023 में इसका स्थान जो अभी प्रेजेंट में है वह 60वां और 2022 में इसका 68वां स्थान रखता था।
अब आता है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 के बारे में। हाल ही में यूके स्थित कंसल्टेंस स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की गई। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। इस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में जापान के टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष पर शीर्ष पर रहे और कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और चीन के शरजिन बहुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाले हवाई अड्डे का पुरस्कार भी जीता है और इस सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डे में 100 हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 4 हवाई अड्डे में भारत के हवाई अड्डे आते हैं, जिसमें नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 36वां स्थान, हैदराबाद राष्ट्रीय राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 65वां, बेंगलुरु केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 69वां और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय हवाई अड्डों से प्राप्त अन्य पुरस्कार में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, साउथ एशिया द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया साउथ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को वेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ इन एशिया बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया के संदर्भ में से इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब आता है आपका कि वैश्विक सूचकांक के बारे में। वैश्विक सूचकांक के संदर्भ में हमारा सबसे पहला सूचकांक आता है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के संदर्भ में कि 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची का यह जो वार्षिक संस्करण 20वां वार्षिक संस्करण है, इस सूची में 100 सर्वाधिक जुड़ी सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं आती हैं, जिसमें सूची में यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा जो कि 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला है, वही यूएसए की ही जूडी फॉकनर सबसे उम्रदराज 80 वर्ष की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला बन गई है। चलिए तो इसके अंतर्गत शीर्ष 5 राज्य महिलाओं को जानते हैं, जिसमें पहली महिला जो कि जर्मनी की है उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि राजनीतिक एवं नीति विशेषज्ञ है। क्रिस्टिन लेगार्डे जो कि फ्रांस की है, राजनीति एवं नीति से संबंधित है। कमला हैरिस यूएसए की है, राजनीति एवं नीति से। जॉर्जिया मेलोनी इटली की और 5वें नंबर पर टेलर स्विफ्ट जो कि यूएसए की मीडिया एवं मनोरंजक है, जो कि सबसे कम उम्र की 33 वर्ष की है और सर्वाधिक उम्र की जूडी फॉकनर है जो कि सबसे उम्रदराज महिला है। अब जानते हैं कि भारत के संदर्भ में कितनी महिलाएं शामिल की गई। 4 भारतीय महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है कि भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष 32वें स्थान पर रहीं और उन्होंने लगातार 5वीं बार इस सूची में अपनी जगह बनाई है और 2022 में वे 36वें, 2021 में 37वें, 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर थी और वर्तमान में वह 32वें स्थान पर है। एससीएल टेक के चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा को 60वें, सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल को 70वें और बाइकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100 को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2023 में। बीबीसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में का यह 11वां संस्करण है। इस 11वें संस्करण में सूची में शामिल नामों में यूएसए की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन, फुटबॉलर एंटोना बोनामाटी, मानवाधिकार अधिवक्ता अमन क्यूनी, अभिनेत्री अमेरिका फेरेरा, दिया मिर्जा, नारीवादी नेता ग्लोरिया स्टीमेन आदि का नाम प्रमुख है। इसी वर्ष में सूची में 4 भारतीय महिलाओं द्वारा दिया गया मिर्जा, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, बौद्ध नन जित्सुमना तेजिंग पामो को यह शामिल किया गया है। अब आता है फोर्ब्स जो कि भारत की सबसे अमीर व्यक्ति 100 अमीर व्यक्ति 2023 में, जिसमें 11 अक्टूबर 2023 को प्रतिष्ठित अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची के अंतर्गत जारी रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी को 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है और भारत के सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल एवं परिवार है। सावित्री जिंदल एवं परिवार की कुल संपत्ति 24 बिलियन यूएस डॉलर है जो कि सूची में 4थे नंबर पर आता है। जेरोथा ये निखिल कामत सबसे कम उम्रदराज के अरबपति बन गए हैं, इसके संदर्भ में आते हैं। अब आते हैं जिसमें 92वें नंबर पर मुकेश अंबानी, 68 नंबर पर गौतम अदानी एवं परिवार है। शिव नडार 29.3 पर कुल इनकी संपत्ति है। फिर आता है सावित्री जिंदल परिवार 24 बिलियन डॉलर, राधा कृष्णन दमानी की परिवार यह 23 बिलियन डॉलर के मालिक है। अब आता है 360 वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के बारे में। 10 अक्टूबर 2023 को 360 वेल्थ ह्यूरन इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की सूची में 360 हेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 को जारी किया गया। यह भारत का सर्वाधिक
अमीर व्यक्तियों की वार्षिक रैंकिंग है जो भारत में रहने वाले या जन्म लेने वाले पले बड़े व्यक्तियों को संदर्भित करता है। इस सूची में 1000 से अधिक करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति वाले 1319 व्यक्तियों का स्थान है। जब से ये सूची जारी हो रही है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि 360 वन वेल्थ ह्यूरन इंडिया की सूची में शामिल अमीर भारतीयों की संचयी संपत्ति बढ़कर 109 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब की संयुक्त जीडीपी से भी अधिक होता है। अब इसके अंतर्गत ह्यूरन इंडिया की रिच लिस्ट में 5 अमीर भारतीयों को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत पहले नंबर पर आपका मुकेश अंबानी एवं परिवार आता है, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी एवं परिवार, तीसरे नंबर पर साइरस एस पूनावाला एवं परिवार आता है, चौथे नंबर पर आपका शिव नडार एवं परिवार आता है, पांचवें नंबर पर गोपी चंद हिंदुजा एवं परिवार आता है। अब आता है केदारा कैपिटल के मनीष केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड फंड मैनेजर के रूप में इस सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय है, जिनकी नेटवर्थ 3000 करोड़ रुपए है। और सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति केवल बोहरा है, जिन्होंने जेप2 की स्थापना की है। बायजूस के रविंद्रन इस वर्ष सूची से बाहर हो गए। अब आता है फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 सूची 2023 के बारे में। अगस्त 2023 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई, जिस सूची में वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी के वॉलमार्ट लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहे। और इसमें 500 सूची में 2023 में कुल 8 भारतीय कंपनियों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें शीर्ष भारतीय कंपनी में आती है रिलायंस इंडस्ट्री को 88वां, इंडियन ऑयल को 84वां, भारतीय जीवन बीमा निगम को 107वां, ऑयल एंड नेचुरल गैस को 158वां, भारत पेट्रोलियम को 233वां, स्टेट ऑफ इंडिया को 235वां, टाटा मोटर्स को 337वां और राजेश एक्सपोर्ट को 353वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल का द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक का केंद्रीय विषय अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉवर्टी डेटा ऑफ हाई इम्पैक्ट एक्शन आता है। इसकी सूचकांक में विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों को आंकड़ों को आकलित किया गया है, जिसमें 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों की लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 6.1 बिलियन लोगों में 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास करते हैं और 18 वर्ष से कम आयु में 566 बिलियन बच्चे बहुआयामी से रूप से गरीब हैं। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है तथा एमपीआई मूल्य वर्ग में 2005-6 में 0.283 से घटकर यह 2015-16 में 0.122 और वर्ष 2019-21 से 0.09% का हो गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है द ग्लोबल 2000 सूची 2023 फोर्ब्स के द्वारा कि जून 2023 में फोर्ब्स द्वारा द ग्लोबल 2000 सूची 2023 का 20वां संस्करण जारी किया गया। इस सूची में यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी जो कि सऊदी अरामको में स्थित है उसका स्थान आता है। इस सूची में अरबपति मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री को 8वें पायदान पर चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई और किसी भी भारतीय कंपनी की तुलना में यह सर्वोच्च स्थान है। रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चीन के दूसरे स्थान पर आता है और द ग्लोबल 2000 सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। अब आते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट का यह 7वां संस्करण है जो कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होने की वजह से 3 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया। कनेक्टिंग टू कॉम्पैक्ट शीर्षक के बारे में किया जारी परफॉर्मेंस इंडेक्स कुल 139 देशों में शामिल है जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 6 घटकों के माध्यम से देशों के विश्लेषण को करता है। इसके संदर्भ में आता है 139 देशों की सूची में 4.3 स्कोर के साथ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, फिर उसका नाम फिनलैंड का आता है और भारत का स्कोर जो है वह 3.4 स्कोर के साथ भारत 38वें स्थान पर आता है। अब आता है वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के बारे में। 18 अप्रैल 2023 को ह्यूरन अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक के माध्यम से 2000 के दशक में स्थापित उन कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई है जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन है और अभी भी किसी स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है। इसके अंतर्गत आता है। इस सूचकांक में 48 देशों के 271 और 1361 यूनिकॉर्न को शामिल किया गया है, जिसमें सर्वाधिक यूनिकॉर्न यूएसए के 666 को और विगत वर्ष की तुलना में यह 179 अधिक है और यूएसए में 49% यूनिकॉर्न की बढ़ोतरी हुई है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यूनिकॉर्न में
भारत की जो कंपनी है यूनिकॉर्न में के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर, और भारत में 68 यूनिकॉर्न जो कि विगत वर्ष की तुलना में 14 अधिक है। भारतीय शहरों में सर्वाधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु और कर्नाटक में स्थापित है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 के बारे में, जो कि 4 अप्रैल 2023 को अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई, जिसमें 37वीं वार्षिक रैंकिंग में 2660 अरबपतियों को शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2022 में 2668 अरबपति इसमें शामिल थे। इन अरबपतियों की जो संपत्ति है वह 12.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2022 में 12.7 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में 500 बिलियन डॉलर कम की गई है। 3 अरबपति आते हैं, जिसमें बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, दूसरे नंबर पर एलन मस्क और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस आते हैं। और इसमें भारत को विश्व के 3 भारतीय अरबपति आते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी की रैंक 9वीं है, गौतम अडानी की रैंक 24वीं और शिव नाडार की रैंक 55वीं आती है। इस सूची में सबसे अमीर महिला अरबपति सावित्री जिंदल एवं परिवार है, जिसकी जो संपत्ति है वह 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और भारतीय अरबपतियों में से 6ठे स्थान पर समग्र रैंकिंग में 94वें स्थान पर आता है। अब आता है ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के बारे में। 23 मार्च 2023 को ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जारी की गई, जो कि इसका 12वां संस्करण है। रिलायंस के प्रमुख मुकेश अंबानी इस सूची में शीर्ष 10वें स्थान पर, जो कि 9वां स्थान बनाने पर एकमात्र भारतीय रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट, दूसरे नंबर पर एलन मस्क, तीसरे नंबर पर बर्ट्रैंड प्यूच एंड फैमिली आती है। अब आता है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कुल 191 देशों ने भाग लिया। 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक 0.732 था, और 2019 में यह की तुलना में यह कमी को दर्ज करता है, क्योंकि 2019 में यह 0.737 था। 2021 में मानव विकास सूचकांक की सबसे दयनीय स्थिति जो है वह दक्षिणी सूडान की है, जो कि 191 है। उसके बाद चाड की 190, नाइजर की 189 और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की 188, बुरुंडी की 187 आती है, और सबसे कम मानव विकास वाले देश है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत देखा जाए तो असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आपका आइसलैंड आता है, जो कि 0.915 है, जबकि नॉर्वे इसमें दूसरे स्थान पर, फिर इसके बाद डेनमार्क का स्थान आता है। असमानता के कारण वैश्विक एसडीआई मूल्य में 19.4% की कमी हुई है, जो समायोजित करने पर वैश्विक एसडीआई का 0.7232 से कम होकर 0.590 रह जाता है, जो विश्व में उच्च मानव श्रेणी के मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ जाता है। अब आता है आपका इस वर्ष में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान का डेनमार्क का आता है। महिला एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाला देश यमन, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य आता है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देशों में है, तथा एसडीआई मूल्य में 0.633 के साथ यह सूची 132वें रैंक पर पहुंच गई है। और 2021 में भारत में जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा 67.2% वर्ष, स्कूल में औसत वर्ष में 6.7% और स्कूल वर्ष में अनुमानित 11.9 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र में $6,590 है। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.475 है, और असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में निम्न मानव विकास श्रेणी आ जाती है। लैंगिक असमानता सूचकांक में यह भारत में GII मूल्य 0.490 के साथ 170 देशों में 122 रैंक को हासिल किए हुए। इसमें प्रमुख देशों की स्थिति को दिखाया गया, जिसमें एसडीआई मूल्य और जन्म जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिखाया गया है, जिसमें सर्वाधिक है स्विट्जरलैंड के संदर्भ में, फिर नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और रूस के बारे में दिखाया गया। यहाँ पर यह जो टॉपिक है आपका आर्थिक परिदृश्य का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका वैज्ञानिक परिदृश्य कंप्लीट किया जाएगा। यह जो सीरीज चलाई गई है इसका उद्देश्य कि आप एक ही टॉपिक को एक ही बार में कंप्लीट करें। एक साथ आपको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा कि आपका अगर स्टैटिक पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो आपका करंट पोर्शन भी आपका 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे भी नहीं, 1 घंटे 50 मिनट में आपका करंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसकी पहुँच हो सके। धन्यवाद।